हिंद के वीर सपूतों, अपने वतन का सम्मान करो, भारत माँ की धरती से शिक्षा का उपकार करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी मेरा नमस्कार। दोस्तों, चलो आपकी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप वीडियो को टाइटल और तुम लोग देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रथम चैप्टर की 7th वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियो को कंप्लीट किया और इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रथम चैप्टर के 3rd एग्जाम्पल को कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने चौथे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को पेश करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आगे अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और यहाँ पे हम लोगों के सामने अपना चौथा एग्जाम्पल इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है जो एग्जाम्पल के रूप में है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान के लिए। ओके, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ये अपना चौथा एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, इतना है। ओके, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है ना। ढेरियां मतलब समूह। यहाँ पे क्या हुआ, ढेरियों का मतलब यहाँ पे समूह से होता है, जिससे कोई भी चीज होगा उसका समूह ना। तो मतलब समूह से हो रहा है कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे ना। यानी कि जो भी ढेरी बनाएगी उनमें सभी ढेरियों में जो बर्फी होगी उनकी संख्या समान होनी चाहिए। ओके ना, समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। और जब ये ढेरियों के रूप में बन जाएंगी जिनमें संख्या समान होगी तो न्यूनतम स्थान घेरेंगी। ये ऐसा कह रहा है ना, न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। यानी कि वह ऐसा योजना बनाना चाहता है ना। तो ये ढेरियां ना बर्फी की संख्या समान है तथा ये ढेरियां बर्फी की रात में न्यूनतम स्थान घेरे। और जब वो ऐसा करेगा तो न्यूनतम स्थान घेरे, इसलिए वो ऐसा योजना बना रहा है ना। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, इसके कहने का मतलब ये हुआ ना क्वेश्चन के कहने का। यानी कि इसका जो मेन मकसद पूछने का यही है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं ना। यहाँ पे आपके सामने 420 और 130 है। इन्हीं से हमें ढेरियों के रूप में बनाना है और ढेरियों के रूप में जो भी बर्फियां हैं वो समान रहे। और ये लास्ट में यही पूछ रहा है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्लियर रूप से ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से ये यहाँ पे इस निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं कि यहाँ पे जो अपना 420 है, ओके, और यहाँ पे 130 जो है, अगर इनको हम देखें तो ये हमारे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसके अंतर्गत जो भी हम यूक्लिड डिवीजन की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड डिवीजन की प्रमेय यही होती है कि a बराबर bq प्लस r कामा शून्य समाधान इक्वल समाधान b, यानी कि भाजक और भाजक गुणित भाग पर प्लस पर। ओके, तो यहाँ पे जो हम 420 और 130 यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 420 अपना भाजक के रूप में दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से हमें, और 130 जो है यहाँ पे भाजक के रूप में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम 420 और 130 जो है इन पर अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं क्लियर रूप से मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन भी समझ में आ गया और हम लोग का जो मेथड है हल करने का वो भी समझ में आ गया। तो दिन देरी करते हुए हम लोग इसको हल करते हैं, यानी कि इस पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इसको हल करते हैं और प्राप्त करते हैं कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 420 हल 420, ठीक है। यानी कि ये चीज करने के लिए हम इस चीज को हल करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हम 420 और 130 पर एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो हमारा जो मान होगा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 420 और
130 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने पर ना, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हम निम्न प्राप्त करते हैं। ओके, जब हम 420 और 130 पर एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं जो 420 होता है यानी कि जो बड़ा होता है वो हमारा भाज्य होता है और छोटा भाजक होता है ना। तो जब हम एक यूक्लिड में एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो उसमें हमारा प्रथम चरण आता है कि जो भी मान दिया है उस पर हमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे जब हम 420 ना और 130 जब इस पर करेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि पहले हम यही स्टेप करते हैं कि 420 भागे 130। तो यहाँ पे 3 बार होगा और 3 शून्य 0 और 3 त्रिका 9 और 3 का 3, यहाँ पे आ जाता है अपना 0 और 3, ठीक है ना। तो ये अपना होता है शेषफल और ये अपना होता है भागफल, ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक। ओके, तो यहाँ पे हम प्रथम स्टेप यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का प्रयोग करके यही लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हमारे सामने हो जाता है कि जो हमारी यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का जो उपयोग करते हैं तो हम यही करते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन बी ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल ना। और ये जो अपना मान होता है ये यहाँ से होता है कि शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी, ठीक है ना। तो अब इसी को हम रखेंगे यहाँ पे, इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जब हम इतना रखेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा कि चलो यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको मान, ये पूरा इतना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 420 बराबर 130 गुणे 3 और प्लस 30, ये अपना प्रथम स्टेप हो गया ना। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में ये आ गया। तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे ना, हम लिखेंगे कि 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस 30। ओके, हमने यही लिख लिया 420 गुणे 130 प्लस 3 ना। जब यहाँ पे प्राप्त हो गया हमारा एक स्टेप, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। ओके, हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में यही सब बिल्कुल अच्छी प्रकार से बारीकी से जाना था। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अब हाँ शेषफल यहाँ पे 30 है ना, यानी कि 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नए भाजक, जो यहाँ पे नया भाजक जो बनेगा, यानी कि जो भाज्य होता है, जो भाजक होता है, अब वो भाज्य बन जाता है नए में, और जो शेषफल होता है वो नए में भाजक बन जाता है। तो यहाँ पे जो 130 होगा यहाँ पे बन जाएगा अपना नया भाजक। क्या 130 जो बना होगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पे नया भाज्य बनेगा, है ना। ये बनेगा नया भाज्य, ये भाज्य बन जाएगा नया वाला, और ये यहाँ पे हो जाएगा जो शेषफल होता है वो बनेगा भाजक। ओके, ये चीज होता है। तो जब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप की ओर अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे कि 130, ठीक है। अब जो स्टेप होता है उसको तो आप लोग जानते हो, आप लोग दो उदाहरण में देख ही चुके हो कि उसको कैसे होता है। तो यहाँ पे उसको अब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आगे क्यों करेंगे, तो 130 बराबर 30 अब गुणे, क्योंकि अब इसको तो करना ही पड़ेगा। तो जब यहाँ करेंगे तो चलो यहीं पे सारा चीज सिस्टम लिखा है तो यहाँ पे कर लेंगे। अब 30 भागे 130 जब होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में ना, 4 बार में हो जाएगा 120। अब यहाँ पे हमारे सामने शेषफल आ जाएगा 0, सॉरी 10, ये अपना शेषफल हो गया। तो यहाँ पे अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 130 बराबर 30 गुणे 4 और प्लस 10, ये हमारा यूक्लिड विभाजन की प्रमेय के रूप में प्राप्त हो गया।
तो अब जिस चीज को हम यहाँ पे उतार लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 130 यहाँ पे लिखा ही है, और 30 गुणे 4 और प्लस 10, ठीक है ना। अब भी यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से दोस्तों कि यहाँ पे जो अपना शेषफल है वो 10 बच रहा है ना, क्योंकि हमें शेषफल 0 लाना है, तभी हमारा शेषफल, तभी हमारा मान सही से प्राप्त हो पाएगा ना। तो अब यहाँ पे फिर हम वही करेंगे, अब नया भाजक और नया शेषफल, ठीक है ना, को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अपना ये अपना भाजक है ये अपना भाज्य बन जाएगा, और जो अपना शेषफल है ये नया भाजक बन जाएगा ना। यानी कि जो अपना ये अपना नया भाजक था पहले वाला ना, यहाँ पे अब नया भाज्य बनेगा, और नया जो शेषफल है वो अपना नया भाजक बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम फिर करेंगे, तो करेंगे आगे। तो अब देखो करेंगे कि अब 30 और 10 पर लेंगे ना, तो 30, ठीक है, बराबर अब 10 और 30 का करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम यहीं पे कर लेंगे अब, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे रखेंगे 10 भागे 30, तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगा 30, अपना शेषफल आ गया 0। अगर जब हम इसको कुल विभाजन की प्रमेय के रूप में लिखेंगे तब हम यहाँ पे लिखवाएंगे इसको कि 30 बराबर 10 गुणे 3 और प्लस 0। अब यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि अपना शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अब हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, हम उतारेंगे तो 30 बराबर 10 गुणे 3 और प्लस 0। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अपना शेषफल जो है वो 0 प्राप्त हो गया ना। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो अच्छी प्रकार से कि अपना जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो जो वहां पे जो भाजक होता है वही अपना एचसीएफ होता है कि नहीं, वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः एचसीएफ बराबर 10। सिंपल सी बात है, बहुत ही बारीकी से आप लोग जानते हो। जब यहाँ पे 10 प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर की ओर अग्रसर हो चुके हैं ना। हम इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। हमें उत्तर क्या प्राप्त हो गया भाइयों, हमें उत्तर ये प्राप्त हुआ है कि जो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यहां से लिखते हैं अतः एचसीएफ बराबर 10 है, यानी 10 है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में ना 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। ओके, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हाँ, पहले तो मैंने लिखा कि अतः एचसीएफ 10 है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। और इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरियां बना सकता है। वही बात है, या प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरियां बना सकता है। ना, बना सकती है ना। ओके, देखो अतः एचसीएफ बराबर 10 है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है ना। यानी कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। और जो भी इसका कंडीशन है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान भी रहेगी, और जो बर्फी की परत है उसमें न्यूनतम स्थान भी घेरेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ 10 है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए ना, यानी जो प्रत्येक प्रकार की बर्फी है उसके लिए जो मिठाई विक्रेता है 10-10 की ढेरियां बना सकता है। इसके कहने का भी वही मतलब हुआ कि नहीं हुआ कि मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरियां बना सकता है, या जो प्रत्येक प्रकार की ढेरी है ना, प्रत्येक ढेरी में 10-10 की बर्फियां रखी जाती है। वही बात है कि एक ढेरी में या तो 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं, या जो मिठाई विक्रेता 10-10 की
क्या जो मिठाई बिकता है ढेरियां बनाएगा, उसमें 10-10 की ढेरियां बना सकता है ना। इसके कहने का मतलब यही हुआ कि जो मिठाई विक्रेता है वह 10-10 की ढेरियां बना सकता है, या जो प्रत्येक बर्फियां होंगी वह एक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है ना। क्या या तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं, या जो मिठाई विक्रेता होगा अगर वो ढेरियां बनाना चाहेगा तो 10-10 की ढेरियां बना सकता है। ये इसकी कहने का मतलब होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही बारीकी से ये यहाँ पे उदाहरण अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यही रखना चाहेंगे। आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।